हमारी आज की इस रोमांटिक नई कहानी की शुरुआत में हम लोग रिमी को देखते हैं, जो कि सपना देख रही है कि वो प्रेग्नेंट है, एक घर में बंद है और कोई उसका हेल्प करने के लिए यहाँ पर है ही नहीं। वो अकेले ही बेबी बॉर्न करती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी सौतेली मॉम की आवाज़ से नींद खोलती है। रिमी को वो जगा रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी उन लोगों ने 50 मिलियन के लिए किसी बंदे के साथ सेट कर दिया है। अब रिमी उस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसे बिजनेस मैरिजेस बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन उसकी मॉम ऐसा करने के लिए उसे फोर्स कर रही थी ताकि उन्हें पैसे मिल सके। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकलती है, यहाँ पर रिमी को मौका मिल जाता है और वो अपने घर के विंडो से बाहर जंप कर जाती है। दूसरी साइड एंट्री होता है इस कहानी का हीरो गोकी, जो कि अपने ग्रैंडमदर के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, लेकिन इस तरीके से गरीब बन के जा रहा था, एक कंस्ट्रक्टर वर्कर, क्योंकि उसे गोल्ड डिगर गर्ल से शादी नहीं करना था। वो चाहता था वो गर्ल उसे खुद ही रिजेक्ट कर दे। अगले सीन में हम लोग वो ब्लाइंड डेट का सीन देखते हैं, जहाँ की एक ही होटल में गो और रिमी दोनों ब्लाइंड डेट के लिए गए हुए थे। लेकिन रिमी का ब्लाइंड डेट बहुत ज़्यादा ही गंदा था, मतलब लिटरली ज़्यादा ही गंदा था। अब वो उसके साथ तो 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहती थी। इतना अजीब है ये बंदा। दूसरी साइड हम लोगों को देखते हैं, जैसे ही वो अपने ब्लाइंड डेट को बताता है कि उसके पास पैसे वैसे नहीं हैं, तो वो बंदी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर यही तो चाहिए था गू को। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये लड़की भी गोल्ड डिगर ही निकलेगी। जैसे ही इसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो वहाँ से फरार हो गई। ग्रैंड मदर को कह देना कि मैं दोबारा शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। अब रिमी यहाँ पर अपना ब्लाइंड डेट की हरकतों को देख करके कॉल का बहाना बना के निकलती है नीचे होटल में। दोनों टकराते हैं ड्रेस से, तो वो एक वर्कर लग रहा था। इसी वजह से रिमी उसे कहती है कि देखो, बेहतर है हम दोनों ही यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए हैं। मुझे भी ये बिजनेस मैरिजेस पसंद नहीं है, तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? वो उससे कहता है, लेकिन मेरे पास सेविंग नहीं है और पैसे नहीं है, कार भी नहीं है। रीमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी एक नॉर्मली काम करती हूँ कंपनी में, तो बेहतर होगा कि हम दोनों मिल करके अपनी नई फैमिली शुरू करें। अब गो को लगता है कि जब ये जानने के बाद भी कि उसके पास पैसे नहीं है, रिमी इस चीज़ के लिए तैयार है, तो चलो सही है। साथ ही में उनसे कहते हैं कि उसका एक 4 साल का बच्चा भी है। रीमे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी वहाँ पर गो का सेक्रेटरी कुछ और गर्ल्स को ब्लाइंड डेट के लिए लेके आने लगता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था कि एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा रिच है। इसलिए वो रिमी को लेकर के इस तरीके से साइड हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिमी को यहाँ लगने लगता है कि वो उससे किस करने का कोशिश कर रही है, तो वो उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैसे भी शादी होने वाली है। इधर रिमी के घर से उन्हें लोग ढूंढने के लिए आने लगते हैं, तो कोई उसे देखे ना, इसी वजह से वो इस तरीके से गो को किस करने लगती है। अब इनके घर का हेल्पर उन दोनों को कोई और समझ करके वहाँ से फरार हो लेता है। अब दोनों इस केस के बाद तो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड थे। इसके बाद जल्दी जल्दी अलग होकर के शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद रिमी को पता था उसके घर वाले उसे अपने घर में नहीं रखने वाले। इसी वजह से वो गो से कहती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पे रह सकती है। अब गो का घर बहुत बड़ा था, उसे रमी के लिए एक दूसरा छोटा सा घर खरीदना होगा। उसे कहता है, ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ, तो वहाँ पे रह सकती हो, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तो हमारी शादी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर करते हैं और फिर रिमी अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कि उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पर तुम्हारे लिए हमने लड़का अरेंज किया था, हमें 50 मिलियन मिलने वाले थे, और तुम हो कि यहाँ पर शादी से फरार हो गई थी। रिमी उन्हें दिखाती है कि उसने शादी कर लिया है। सब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे कि उनके 50 मिलियन हाथ से गए। रिमी उसे कहती है कि वैसे भी मैं आपके घर में अब रहने नहीं वाली हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरा बंदा है और मैं उसी के घर रहने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपना सामान वामान लेके निकल जाती है। अब इसकी फैमिली सोच रही होती है, 50 मिलियन हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कैसे न कैसे रिमी को उस बंदे से शादी करवाना होगा। वो पता लगाने के लिए बोलता है कि रिमी ने किससे शादी किया। दूसरी साइड हम लोगों को देखते हैं, जो कि रिमी के बारे में सब कुछ पता लगवा रहा था। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आखिरकार उसने रिमी से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दिया। वो फ्लैशबैक में बताता है कि एक बार उनका बेबी बॉय गलती से पॉन्ड में गिर गया था
और रिमी ने उसका हेल्प किया था। जब गो ने उसे पैसे देने का ऑफ़र किया, तो रिमी उसे पैसे लेने से मना कर देती और कहती कि मैंने पैसे के लिए आपके बच्चे की जान नहीं बचाई है। और उसी समय से गो यहाँ पर रिमी की बातों से इम्प्रेस था। और आज जब रिमी उसे शादी करने के लिए ऑफ़र करती है, तो वो उसे मना नहीं करता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मेरी आइडेंटिटी हिडन रहनी चाहिए जब तक कि मैं उसे कन्फर्म ना कर लूँ। यहाँ पे रिमी का कॉल आता है। अब तक गो ने उसे घर का एड्रेस नहीं भेजा था। वो अपने सेक्रेटरी को एक छोटा सा घर खरीदने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों उस घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि रिमी उसके बच्चे के बारे में पूछती है, तो वो कह देता है एक्चुअली में वो मेरी मॉम के पास है, मुझे काम पर जाना होता है ना, तो वो उसका ख्याल रखती हैं। फिर रिमी चेंज वेंज करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर गो अपने ग्रैंड मदर से बात कर रहा था कि उसने शादी कर ली है। अब ग्रैंड मदर उसकी वाइफ से मिलना चाहती थी, तो वो कहता है कि ऐसा है ना कि मैं कुछ दिनों बाद उन्हें लेके आऊँगा, यहाँ थोड़ा बहुत पंगा हो गया है, तो मैं तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ। रात में जब रिमी सो रही थी, तो वो बुरा सपना देख रही थी किस तरीके से जब उसने बेबी बॉर्न किया था, उसकी सौतीली में मुझसे वो बच्चा छीन के लेके चली जाती है। गो को समझ नहीं आता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी लड़के के बारे में सपना देख रही है। और वह यहाँ पर रिमी को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को रिमी के बारे में, उसके पास्ट के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए बोलता है। अगली सुबह रिमी जब जगती है, तो यहाँ पर गो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो उसे कहती है कि एक्चुअली मैं तो अभी फ़िलहाल इधर-उधर का काम कर रही हूँ। आज छुट्टी है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लेके चलती हूँ। उसके फैमिली वालों ने रिमी के कार्ड्स बंद कर दिए थे, ये बात रिमी को पता नहीं था। वो लोग एक मॉल में वेडिंग रिंग बाय करने के लिए जाते हैं। रिमी सोचती है वो उसे पेमेंट करेगी, लेकिन जैसे ही वो पेमेंट करने के लिए जाती है, तो उसका कार्ड्स काम ही नहीं कर रहा था। ये सुनते ही रिमी थोड़ा-सा शॉक हो जाती है। वहाँ की जो ये वर्कर थी, वो रिमी का काफ़ी ज़्यादा वाला इंसल्ट करने लगती है। कहती है आ जाते हैं ना जाने कहाँ-कहाँ से गरीब इंसान। अब ये सुनते ही गो को बहुत गुस्सा आने लगता है कि वो इस तरीके से रिमी का इंसल्ट कैसे कर सकती है। वो हेल्पर यहाँ पर गो को जानती नहीं थी, वो कितना बड़ा सीईओ है, इसी वजह से वो उसका भी इंसल्ट करने लगती है। तभी वहीं पे शॉप का ओनर आता है, जो कि गो का फ्रेंड था। वो गो को पहचानता था, वो उसे जा कर के उसी तरीके से बॉस बॉस करके बात करने वाला था, लेकिन तभी गो उसे इशारा करता है कि इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब वो हेल्पर को बहुत ज़्यादा ही डांट लगाता है, उसे जॉब से निकाल देता है और गो और रिमी को काफ़ी सस्ते दामों में वो रिंग दे देता है। फिलहाल उसे अपना शॉप जो बचाना था, उस लड़की को समझ नहीं आता है कि उसे जॉब से क्यों निकाला गया। गो ने यहाँ पर इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया था। रिमी को नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में गो इतना ज़्यादा रिच है और वो उसे एक भी नॉर्मल बंदा ही समझ रही थी। इधर गो का बेबी रिमी से मिलना चाहता था, लेकिन उसका सेक्रेटरी फ़िलहाल अभी उसे रिमी से नहीं मिलने दे रहा था, क्योंकि गो से उसने पूछा नहीं था। वो तो बस रिमी को मिलना चाहता था अपनी न्यू मॉम से। उसका सेक्रेटरी जल्दी-जल्दी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रात में रिमी कुछ ज्वेलरीज डिज़ाइन कर रही थी, जिसे देख के गो कहता है कि तुम्हारे डिज़ाइंस इतने अच्छे हैं, तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? एक काम करो, तुम ना मिस्टर गो नाम का एक कंपनी है, उसमें जाकर के अप्लाई अप्लाई करो। वो एक्चुअल में रिमी को खुद की कंपनी में अप्लाई करने के लिए बोल रहा था, लेकिन रिमी का कॉन्फिडेंस डाउन था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है, तो उसे उस कंपनी में जॉब मिलेगा या नहीं। सब बहुत टैलेंटेड लोग वहाँ आते हैं। गो से कहता है कि उसकी कंपनी तो ओपन कंपनी है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर देने के लिए। नेक्स्ट डे रिमी अपने डिज़ाइंस लेकर के अप्लाई करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वह गर्ल से मिलती है और उससे उसकी कुछ ज़्यादा ही जल्दी वाली दोस्ती हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसे पता चलता है सब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से स्टडीज़ करके आए हैं। रिमी को लगने लगता है पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है रिमी हमारी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए आने वाली है, तुम्हें पता है आगे क्या होना है? रिमी को किसी हालत में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर वो जाती है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर कि वो अपनी सौतेली सिस्टर एन से मिलती है। एन इस कंपनी में जॉब रिमी के ही डिज़ाइन चोरी करके ली थी और अब वो अच्छी पोस्ट पर जा चुकी है। अब यहाँ पर उसे डर था कि अगर रिमी के डिज़ाइन से लोग देखेंगे, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइंस तो रिमी के हैं। इसी वजह से वो तो उसका रिज्यूमे भी नहीं देखती है और उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, उसका इंसल्ट करते हुए कि तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर गो का सेक्रेटरी आता है, वो सिचुएशन को हैंडल आउट करता है और रिमी को उसका जॉब पोजीशन दिला देता है। एन को वार्न करता है
दोबारा उसे बुली नहीं करने के लिए। रिमी यहाँ पर लिफ्ट से ऑफिस के थ्रू निकल रही थी। अब यहाँ पर गू अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है तो एक गर्ल यहाँ पर गू को पटाने का कोशिश करती है। उसे पता था ना कि वो कितना ज़्यादा रिच है, इसी वजह से वो इस तरीके से लिफ्ट में उससे काफ़ी ज़्यादा ही ज़्यादा क्लोज होने का कोशिश कर रही थी। लिफ्ट खुलता है, सामने रिमी थी। वो गू को यहाँ देख के शॉक्ड हो जाती है और उससे ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। गू एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो तो जानबूझ करके मेरे ऊपर गिर रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। वो जल्दी जल्दी उसे साइड में लेके जाता है। उसका सेक्रेटरी और लड़के को कहता है कि ये कंपनी का सीईओ नहीं है और इस बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो। वो लड़की यहाँ पर उसके सेक्रेटरी को कंपनी के सीईओ से मिलाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। दूसरी साइड रेमी गुस्से गुस्सा होकर पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो गुस्सा कहता है कि मैंने इस कंपनी के बॉस का बहुत ही दूर का रिलेटिव हूँ, ये बात तुम किसी को बताना मत। रिमी ओके कह देती है, साथ ही में वो उसे गुड न्यूज़ देती है कि एक्चुअल में उसे इस कंपनी में जॉब मिल गया है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होने का एक्टिंग कर रहा था, उसे तो पहले से ही पता था। दूसरी साइड यहाँ पर रिमी के फैमिली को पता चलता है कि रिमी ने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी किया है, तो अब वो उसे डरा धमका करके रिमी से डिवोर्स ले आने का कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि रिमी जब तक उनके पसंद के बंदे से शादी नहीं करेगी तो उन्हें फ़ायदा कैसे होगा। रात में हम लोग देखते हैं कि रिमी यहाँ पर गो के लिए फूड बनाई थी और वही उसके लिए पार्टी बोल रही थी कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। यहाँ पर गू के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे तो रिमी के साथ रोमांस करना था, इसी वजह से वो ये सपने से जा रहा था। अचानक से रिमी इस तरीके से गिरती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन जैसे ऐसा होने वाला होता है यहाँ पर रिमी को कॉल आ जाता है। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी कमरे में चले जाते हैं। हर रात में रिमी वापस से गू को किस करने वाली थी, ये बात सोच करके मुस्कुरा रही होती है। अगली सुबह काफ़ी जल्दी उसकी नींद खुलती है। बेचारी का सपना पूरा नहीं हो पाया था और अब वो गो को देख करके बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हुए जा रही थी। गो को समझ नहीं आता रिमी इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही है, उसे क्या पता कि वो उसे लेके क्या क्या सपने देख रहा था। दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ पर रिमी गो को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ऑफिस में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है। ये बात गो का सेक्रेटरी उससे बताता है तो वो इस कंडीशन को चेंज करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिमी ऑफिशियली डे 1 से ज्वाइन की हुई थी। यहाँ पर कोई खास उस ध्यान नहीं देता सिवाय उसकी इस फ्रेंड की। एंड यहाँ पर रिमी को देख करके सोचती है उसे जल्द से जल्द यहाँ से ऑफिस से निकालना होगा। उसे कॉफ़ी वॉफ़ी भी लाने के लिए बोलती है। यहाँ पर गू का सेक्रेटरी यहाँ के ब्रांच मैनेजर को कहता है रिमी का एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, तो उससे ऐसा लगने लगता है कि वो एन के बारे में कह रहा है। दोनों का सरनेम सेम था ना, इसी वजह से वो उसे कहता है कि तुम कंपनी के सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अब रिमी ये बात सुनती है तो सोचने लगती है कि अगर ये कंपनी के सीईओ की वाइफ है तो फिर इनके घर की कंडीशन ऐसे कैसे, और फिर सिर्फ 50 मिलियन के लिए उसकी फैमिली उसे किसी और से शादी कैसे करा सकती है। खैर एन इस सिचुएशन को मना भी नहीं करती है, इतना अच्छा मौका उसे मिला था और इतना अच्छा मौका भला कैसे ही जाने देगी, सब कुछ सॉल्व करने लगती है। हाँ ऐसा ही है, और रिमी को परेशान करने का उसे अलग मौका मिल जाता है, लेकिन रिमी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आती हूँ, तुम्हारी चमचागिरी करने के लिए नहीं। बार बार एन उससे कॉफ़ी मंगा रही थी तो गुस्से में आ करके रिमी उसके साथ ऐसा बिहेव कर देती है। ये बात गो को पता नहीं था। रात में रिमी अपने कमरे में रो रही होती है। यहाँ पर गो से पूछने के लिए जाता है क्या हुआ, तब तो उसे परेशान करने के लिए नहीं बताती है कि ऑफिस में लोग उसे परेशान कर रहे हैं। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि गो को नींद नहीं आ रहा था। वो रिमी को देखने के लिए जाता है कि वो अच्छे से सो रही है या नहीं। वो वापस से सपने में इस तरीके से कर रही थी तो गो को रिमी की काफ़ी फिक्र होने लगती है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है रिमी के पास्ट के बारे में और कुछ पता चला, तो उसे कुछ खास पता नहीं चलता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एन यहाँ पर रिमी को परेशान करने का अलग ही प्लान बना रही थी। वो जितना रिमी को परेशान करने का कोशिश करती है, रिमी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो उसी सीन में हम लोग देखते हैं गो की ग्रैंड मदर यहाँ पर क्लीनर्स वर्कर बन करके आई हुई थी रिमी से मिलने के लिए, और एक्चुअली में उन्हें पता नहीं था कि वो कौन गर्ल है। यहाँ पर पहले वो एन से टकराती है, ऐसे नीचे गिरती है तो हेल्प करने के बजाय वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है। रिमी यहाँ पर उसका हेल्प करती है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है।
वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है, तो उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। रिमी के साथ ये बात नहीं पता था, वो वहाँ पर गो के बेटे से भी मिलती है। दोनों यहाँ पर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहले गो पहुँचता है तो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी लड़की ढूंढी है, तुमने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर उससे शादी कर लो। लेकिन गो कहता है मैं एक्चुअल में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और जब मैं आपको उनसे मिलाऊंगा तो आप उससे भी पसंद करने लगोगे। थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाता है तो यहाँ पर रिमी और रुकू का बेबी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंड मदर यहाँ पर रिमी के बारे में पूछती है कि क्या वो उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, तो रिमी कहती है कि एक्चुअल में वो मैरिड है। अब वो सोचने लगती है कि काश उनके पोते से उनका शादी हो जाता। वैसे बताती है कि हम लोग बहुत रिच हैं और हमारा जो पोता है ना वो बहुत बड़ा इंसान है, एक कंपनी का सीईओ है, अगर वो उससे शादी करेगी तो बहुत ही खुश रहेगी। लेकिन रिमी साफ मना कर देती है, कहती है कि वो अपने हस्बैंड से एक्चुअल में बहुत प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गो यहाँ पे ये नहीं देख पाता कि एक्चुअल में रिमी उनके ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आई थी। अब ये बेटा गो का है ये भी बात वो नहीं जान पाती है। लेकिन हाँ, उसका बच्चा रिमी से मिल करके ज़रूरी खुश था। अगले दिन जब रिमी यहाँ पर ऑफिस आती है तो एन उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि कल वो इस तरीके से ऑफिस के बीच से कैसे जा सकती है। तो उसे बताती है कि कुछ इमरजेंसी आ गया था। यहाँ पर रिमी को काफ़ी लेट नाइट काम करना पड़ता है। गो उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो उसे कहती है कि एक्चुअली में एन ने उसे बहुत ज़्यादा ही काम दिया है। आधे नींद में जब वो जगती है तो इस तरीके से वो गो को किस कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सपना देख रही है। लेकिन जब गो यहाँ पर उसे किस बैक करता है तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है, वो सपना देख रही है रियलिटी। फिर वो उसे घर लेकर के जाता है और बाकी के काम रेमी के साथ मिल करके कंप्लीट करवाता है। और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को ये ओवरवर्क का रूल चेंज करने के लिए बोल देता है ताकि यहाँ पर रेमी को एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। नेक्स्ट डे जब रिमी ऑफिस वापस आती है तो एन उसे परेशान करने के लिए पूछ रही थी काम हुआ है नहीं। उसे पता चलता है कि ओवरवर्क के रूल को हटा दिया गया है, और इतना ही नहीं रिमी ने सारा काम काफ़ी सही तरीके से कर लिया है। फिलहाल तो वो उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन नेक्स्ट उसे परेशान करने के लिए वो अलग प्लान बनाती है। एक बदमाश सीईओ के पास वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए भेज देती है। वो एक नंबर का ठरकी था, ये बात रिमी को पता नहीं था। लेकिन गो को पता चलता है कि रिमी उस बंदे से मिलने के लिए गई है, तो वो जल्दी जल्दी रिमी को सेव करने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब यहाँ पर रिमी जैसे ही उस बंदे के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है, वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है और उसे ड्रिंक वगैरह करने के लिए बोलता है, और साथ ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ भी रहा था। लेकिन गो वहाँ पर रिमी का हेल्प करने के लिए आ जाता है और उस बंदे को थपियाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। अब वो बंदा सॉरी सॉरी कहने लगता है और कहता है हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में ये तुम्हारी वाइफ है। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। अगली सुबह जब रिमी जगती है तो गो उसे बताता है कि एक्चुअल में जिस बंदे ने तुम्हें मॉलेस्ट किया था उसे जेल हो गया है। वो बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा किया करता था। अब रिमी को ये नहीं पता था कि किसने उसका हेल्प किया उसे जेल भेजने में, लेकिन हाँ उसे इतना ज़रूर याद था कि गो उसे सेव करके लेकर के आया था। वो उसे और आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि आज ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है। वो ने ही एक्चुअल में उस बंदे को जेल भेजा था, बहुत ही हो गया था उसका। अगले दिन एन यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रिमी सेफ है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। साथ ही में वो यहाँ पर अब भी गो की वाइफ बन के घूम रही थी और गो को पहचानती नहीं थी। ये बंदा तो अपने बॉस को जानता था ना। वो इनकी बातें सुन के समझ जाता है कि एन यहाँ पर सीईओ की वाइफ नहीं है, रिमी उसके साथ है। इट मीन्स कि रिमी है उसकी वाइफ होगी। रिमी यहाँ पर एन को थपियाते हुए उसे जॉब से निकालने के लिए कह देती है क्योंकि उसने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया था। अब गो भी वैसा ही करता है। एन को यहाँ पर जॉब से निकालने के लिए बोल दिया जाता है। इस तरीके से कोई ऑफिस में गलत नहीं कर सकता है। ये देखते ही एन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कॉल करके कंप्लेन करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब रिमी यहाँ पर अपना काम कर रही थी तो उसे ग्रैंड मदर का कॉल आता है और वो उसे अपने पोते से मिलाने के लिए डिनर डेट पर चलने के लिए बोलती है। रिमी तैयार हो जाती है। दूसरी साइड वो गो को भी कॉल करके अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए बोलती है। अब गो भी इस चीज़ के लिए मजबूरी में रेडी हो जाता है। फिलहाल ग्रैंड मदर को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। रात में जब वो दोनों मिलते हैं तो कल ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं ऐसा तो नहीं बता सकते थे ना, इसी वजह से एक दूसरे से झूठ बोल के निकलते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं
तो गो ग्रैंडमदर के सामने रिमी को वाई-फाई करके बुलाने लगता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो ग्रैंडमदर और उस बच्चे को जानता ही नहीं है। रिमी यहाँ पर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ ज़रूर थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। रिमी के जाने के बाद वो ग्रैंडमदर को समझाता है कि एक्चुअल में रिमी वही गर्ल है जिसने कि हमारे बेबी बॉय को डूबने से बचाया था और मुझे उसके बारे में पता चला है। मुझे लगता है कि शायद हो सके तो वो हमारी बेबी की मॉम भी हो सकती है। ये सुनते ही ग्रैंडमदर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे रिमी के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए बोलती है। फिर गो घर जाकर के रिमी से बात कर रहा था। ऑफिस में जो कंपटीशन होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, वो रिमी को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। रिमी का भी काफ़ी मन था, लेकिन यहाँ पर एन उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देने वाली थी। उसे सिर्फ लास्ट वार्निंग दे करके यहाँ पर छोड़ दिया गया था। उसे फ़िलहाल जॉब से नहीं निकाला गया था। अब वो चाहती थी कि रिमी इसमें पार्टिसिपेट ना करे, वरना उसे पता था कि वही जीतेगी। दूसरी साइड यहाँ पर गो अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है रूल रेगुलेशन चेंज करने के लिए, ताकि रिमी उस कंपटीशन में अप्लाई कर सके। एन अब अपना दिमाग लगा रही होती है। वो ना रिमी के डिज़ाइंस आप वापस से चोरी करने का प्लान कर रही थी। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि रिमी के स्टेप मदर अपनी बेटी एन को लेकर के गो से शादी कराने जाने के बारे में बात करती है, लेकिन वो उन्हें साफ मना कर देती है ग्रैंड मदर, और कहती है हमारी पोती की शादी हो चुकी है तो अब किसी से भी उसकी शादी दोबारा नहीं होने वाली। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि उनके पोते की शादी हो किससे गई। एन को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में उस बंदे की शादी हो चुकी है। इनफैक्ट वो लोग तो उसे देखे भी नहीं थे। नेक्स्ट डे जब रिमी ऑफिस जाती है तो उसकी मॉम यहाँ पर आकर के पूरे ऑफिस में काफ़ी तमाशा करने लगती है। अब गो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है, जिससे कि बातों बातों में पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ साल पहले वन नाइट स्टैंड की वजह से रिमी ने एक बेबी बॉर्न कर चुका है और वो बेबी उसकी मॉम ने खुद ही गायब कर दिया था। अब को गुस्सा होकर के उसकी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ रिमी के बेबी के साथ क्या हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद रिमी सोचती है कि वो गो को उस बेबी के बारे में रियलिटी बता दे, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं गो और रिमी को परेशान करने के लिए, जहाँ पर कि गो रिमी को सेव करता है। वो ये देख करके काफ़ी ज़्यादा वाला इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ड्रंक करने के बाद रिमी यहाँ पर गो को बताती है एक्चुअल में कुछ साल पहले वो एक होटल में काम किया करती थी। एक कमरे को क्लीन करने के लिए जब वो गई थी तो इस कमरे में बंदा काफ़ी ज़्यादा नशे में था और वो मेरे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उस इंसान से कांटेक्ट करने का कोशिश भी किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और यहाँ पर जब बेबी बॉर्न हुआ तो मेरी मॉम बिना शादी के इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से भेज दिया ऑर्फनेज में। इसके बाद मुझे उस बच्चे के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला है। ये सच जानने के बाद भी गो का प्यार रिमी के लिए चेंज नहीं होता है। वो उसे कहता है कि जो था वो पास था, उस चीज़ को छोड़ो। और दोनों मिल करके उस लड़की को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। उन्हें पता नहीं था वो लड़का कोई और नहीं गो ही होने वाला है। गो को भी ध्यान नहीं था। वो समझ जाता है कि रिमी एक्चुअल में उस रात के बाद इस ट्रॉमा से गुजर रही है। नशे में होने की वजह से रिमी गो को किस करती है और दोनों यहाँ पर शादी के बाद फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह रिमी बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। गो उसे काम डाउन करते हुए कहता है अब हम दोनों लीगल वाइफ है तो इसमें इतना शर्माना क्या, चलो चलते हैं ऑफिस। अब रिमी यहाँ पर तब जा कर के थोड़ा सा नॉर्मल होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों ऑफिस जाने का प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर गो का बेबी आ जाता है रिमी से मिलने के लिए। अब वो अपने बच्चे को इशारा करता है ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे कि वो उसे जानता नहीं है, क्योंकि अगर रिमी को ये पता चल जाता ये बेबी गो का है, इसका मतलब कि वो ग्रैंड मदर भी गो की और वो लोग बहुत ज़्यादा है रिच है। जैसे तैसे करके वो लोग यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। गो अपने बेबी को समझाता है कि रिमी को कुछ दिनों बाद वो लोग बताने वाले हैं वो लोग इतना ज़्यादा रिच है, तो वो इस बात को मान जाता है। नेक्स्ट डे रिमी यहाँ पर जब अपना डिज़ाइन सबमिट कर रही थी तब उसे एन ले लेती है, ये कहते हुए कि पहले मैं इसे अलाउ करूँगी तभी वो आगे जाएगा। अब यहाँ पर वो देखती है कि रिमी ने बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं, तो वो उसके डिज़ाइंस को चोरी कर लेती है और उसके डिज़ाइन को फाड़ करके खुद का नाम लगा करके यहाँ पर अप्लाई कर देती है। अब रिमी ये चीज़ देख लेती है कि एन ने उसके डिज़ाइंस फाड़ दिए हैं, उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा था।
कंपटीशन का तो टाइमलाइन आ चुका था और कल ही वो मतलब सबको सबमिट करके रिजल्ट आने वाला था। वो कुछ कर नहीं सकती थी। रिमी रो रही होती है, तो उससे पूछता है क्या हुआ। रिमी उसे बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर एन ने उसके डिज़ाइंस को फाड़ दिए हैं। अब वो अपने सेक्रेटरी को कहता है इस मैटर को जल्द से जल्द हैंडल आउट करने के लिए। कल कंपटीशन में अगर रिमी को जस्टिस नहीं मिला तो फिर उसकी नौकरी भी गई ही समझो। रिमी एन के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा ही सैड थी और अपने डिज़ाइंस को वापस से चिपकाने का कोशिश करती है। इसमें उसका ये बेबी बॉय हेल्प करता है और कहता है मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज़ है और मैं ना कल जो वो कंपटीशन होने वाला है उसमें आपको वो सरप्राइज़ दूंगा। हालांकि रिमी को पता नहीं था, उसे लग रहा था कि वो तो सिर्फ एक बच्चा है। यहाँ पर गो इस तरीके से फ्लावर बुके दे करके रिमी को प्रपोज करता है, अपना प्यार जाहिर करता है और रिमी उसका लव रिलेशन एक्सेप्ट कर लेती है। चाइनीज़ ड्रामा में सब कुछ उल्टा ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बेबी बॉय ज़िद कर रहा था कि उसे मॉम और डैड दोनों के साथ में सोना है, लेकिन गो उसे जैसे तैसे समझाता है हम दोनों को थोड़ा और समय देने के लिए, तभी तो तुम्हारे लिए सिस्टर लेके आएंगे। अगली मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेमी भी वो कंपटीशन अटेंड करने के लिए गई थी। बेबी बॉय भी वहाँ पर गया हुआ था और साथ ही में गो भी यहाँ पर अब बॉस बन करके आने वाला था। रिमी के साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा वाला बुरा बिहेव कर रहे थे। एन यहाँ पर रिमी का डिज़ाइन सबमिट करके उस कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुकी थी और शायद उसे फर्स्ट प्राइज़ भी दिया जाने वाला था। और इस तरीके से रिमी को परेशान करने के लिए स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और तब तक वहाँ पर गो पहुँचता है। आवाज़ों को सुन करके वो जल्दी जल्दी रिमी को सेव करने के लिए जाता है। उसे जैसे तैसे करके वो स्विमिंग पूल से निकालता है। इस चीज़ का वीडियो एक्चुअल में उस बेबी बॉय ने रिकॉर्ड कर लिया था और अब जब यहाँ पर एन को वो अवार्ड दिया जाएगा तो फिर वो यहाँ पर उस वीडियो को दिखा देगा और इसके बाद एन की होगा इंसल्ट। ये यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं जानते थे, इसीलिए वो लोग एक नॉर्मल बंदे की तरह से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन गू का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के चीज़ों को हैंडल आउट करता है। स्विमिंग पूल से उन्हें बाहर निकाला जाता है। ड्रेस वेस चेंज करके वापस से दोनों इस पार्टी में आते हैं। पार्टी में आगे क्या होने वाला है एन को कुछ भी नहीं पता था। उससे ज़्यादा शौक तो यहाँ पर रिमी को लगने वाला है। जैसे ही वह कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि एन अपने डिज़ाइन सेलेक्ट होने का कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही थी। एन को यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिए जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें कि साफ दिख रहा है कि रिमी ने वहाँ पर पहले वो डिज़ाइन सबमिट किए थे और एन ने वो डिज़ाइन ले करके उसके डिज़ाइन को फाड़ दिया। यहाँ पर रिमी आके सबके सामने एक्सेप्ट करती है एक्चुअल में ये बात सच है। वो और गू ने दोनों ने मिल करके वो डिज़ाइंस बनाए थे और एन ने उसके डिज़ाइंस इस तरीके से चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, उनका बेबी बॉय भी ये दिखा देता है कि किस तरीके से एन ने रिमी को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। अब यहाँ पर रिमी को ये शौक लगता है कि एक्चुअल में उसका जो नया हस्बैंड है वो गो है, यानी कि वो इस कंपनी का सीईओ है। उसे इस बारे में पता नहीं था। एन को भी यहाँ पर पहली बार पता चलता है कि वो इतने दिनों से जिस बंदे को एक नॉर्मल गरीब लड़का समझ करके उसका इंसल्ट कर रही थी वो कोई और नहीं, इस कंपनी का ही सीईओ है। तो उसे फाइनली इस जॉब से निकाल दिया जाता है किसी और के डिज़ाइंस को चोरी करने के लिए। अब रिमी ने डिज़ाइंस बनाए थे, इसी वजह से फाइनली उसे वो अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रिमी को उससे पूछ रही थी कि क्या वो सच में वही रिच बंदा है, तो वो कहता है हाँ। साथ ही में वो उसे बताता है कि एक्चुअल में ये बेबी बॉय उसी का है। जो होटल वाला कांड रिमी के साथ हुआ था वो एक्चुअल में किसी और का नहीं, गू का ही बेबी था। और साथ ही में ये बात उसकी मॉम को पता था। गू ने रिमी को वो पेंडेंट दिया था इंटीमेट होने के बाद और वो पेंडेंट वो बच्चे के साथ ले करके गू के घर पर जाके रखाती है। अब यहाँ पर रिमी को अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाने का काफ़ी अफसोस था, लेकिन यहाँ पर वो गो के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ज़रूर कर चुकी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।